हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को लाइफ स्टडी चैनल में। तो आपके लिए मैं आज हिंदी से व्याकरण से प्रश्न लेके आया हूं जो कि हमेशा पूछा जाता है। पहले हम रस बताएंगे, इसके बाद अलंकार बताएंगे, इसके बाद छंद बताएंगे। ये तीनों चीज़ें बताएंगे जो हमेशा पूछी जाती हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो पहले ये जान लेते हैं रस क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो रस आप जानते हैं कि कोई कविता पढ़ने से, नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। मतलब जो हमें कोई भी चीज़, जैसे नाटक देखते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, कुछ भी हो, जो हम पढ़कर अगर हमें आनंद प्राप्त होता है तो वही रस कहलाता है। तो रस कई प्रकार के होते हैं। रस हमें 9 प्रकार को पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही रस आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक हास्य रस और एक करुण रस, जिसमें आपको अस्थाई भाव लिखना होता है और एक उदाहरण लिखना होता है। तो पहले जान लेते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके 9 प्रकार होते हैं। इसके 9 प्रकार होते हैं। तो पहला है रति होता है, जो इसका अस्थाई भाव। तो आइए देखते हैं रस के 9 प्रकार होते हैं। पहला होता है श्रृंगार रस। थोड़ा आपके सामने ही लिखते हैं। पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा होता है हास्य रस, तीसरा होता है करुण रस, इसके बाद क्रोध, रौद्र होता है, पांचवा होता है वीर रस, इसके बाद होता है भयानक रस, सातवां होता है विभत्स, आठवां होता है अद्भुत, नौवां होता है शांत रस। देखिए मैं एक क्रम से लिख दिया। सबसे पहले होता है श्रृंगार रस, उसके बाद होता है हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। देखिए इसका अस्थाई भाव लिख देते हैं। इसका अस्थाई भाव होता है रति, श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होता है और हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, अभिविश का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है। देखिए सब 9 प्रकार लिख दिए। श्रृंगार रस का रति होता है अस्थाई भाव, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है और अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। ये तो हो गए रस के प्रकार, 9 प्रकार होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ हास्य रस और करुण रस।
तो ये देखिए हास्य रस का परिभाषा मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताता हूँ। लिखने का जो परीक्षा में यूपी बोर्ड में लिखने का तरीका यही होता है, इसलिए मैं आपको परिभाषा लिख दिया हूँ। तो मैं परिभाषा इसका बताता हूँ कि किसी व्यक्ति का विकृत रूप, आकार, वेशभूषा तथा वाणी आदि चेष्टाओं को देखकर मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा होती है इसकी। लेकिन लिखने का आप तरीके मैं बताता हूँ कैसे लिखा जाए इसका देखो, मैं परिभाषा थोड़ा और अच्छे से लिखा हूँ। विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी आदि चेष्टाओं को देखकर हास नामक अस्थायी भाव जो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। ये लिखने का स्टाइल होता है। और याद करने तो आप सिर्फ समझने के लिए मैं बताया कि किसी व्यक्ति की विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी आदि चेष्टाओं को देखकर मन में जो विनोद का भाव, विनोद मतलब होता है खुशी, विनोद का भाव जो जागृत होता है उसे हास रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव भी लिखना होता है। अस्थायी भाव देखो मैं इसमें लिखा हूँ हास, इसलिए ये परिभाषा आप लोगों को बताया। इसका देखिए बहुत सरल उदाहरण है कि हंस हंस भाजय देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछा में, शीश पर गंगा हंसे भोजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये बहुत सिंपल उदाहरण है इसका दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ये तो पूछा ही जाता है, ये डेफिनेटली पूछा जाता है। और इसके बाद करुरस आता है दूसरा, करुरस। इसका अस्थायी भाव आप जानते हैं शोक होता है, जो दुख होता है, शोक का मतलब दुख ही होता है। तो देखिए इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कोई प्रिय वस्तु के खो जाने से या उसको अनिष्ट हो जाने से, या प्रेमी से प्रेमिका से हमेशा के लिए बिछड़ जाने से जो मन में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है उसे ही करुरस कहते हैं। आप सिंपल से डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन लिखने का मैं तरीका बताता हूँ करुरस का कि बंधु विनाश, बंधु वियोग, किसी प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में क्षोभ को करुरस कहते हैं। हृदय में जो क्षोभ भर जाता है, शोक अर्थात उदासी, दुख भर जाता है, उसे क्या कहते हैं करुरस। जब कोई चीज इसमें से नाश हो जाए या छूट जाए तो आपके हृदय में क्षोभ भर जाता है, इसको क्या कहते हैं करुरस कहते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण है, आप बहुत एक ही लाइन में है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आपको ये अच्छा लगे तो याद कर लें। और दूसरा उदाहरण आपके सामने है, ये देखिए, इसको मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए इसके बाद देखिए थोड़ा, इसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण मैं बताने जा रहा था कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये भी करुरस का बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इसको याद कर लें। नहीं तो आपको अभी मैं बताया कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, यहाँ पे लिख देंगे तो भी आपका अच्छा हो जाएगा। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। हास्य रस या करुरस पूछता है, आप दोनों याद कर लेंगे तो दोनों अच्छा रहेगा, आपको आगे भी काम इंटर लेवल तक काम हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अलंकार पर। अब आपको अलंकार बताते हैं अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, अब हम अलंकार आपको बताएंगे जो यूपी बोर्ड के लिए हमेशा पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में क्लास 10th में। तो अब देखिए, आप सबसे पहले अलंकार जान लेते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है उसी को अलंकार कहते हैं। तो इसमें हमें 3 ही अलंकार पढ़ना है। तो इसमें इसका ध्यान दीजिए, इसके 2 ही भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्ष अलंकार पढ़ना है। तो अब देखिए अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा मैं देख लेता हूं। आपसे हम बता सकते हैं जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। आप सिंपल से ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है यूपी बोर्ड में, तभी पूर्ण नंबर मिलता है। तो अभी देखिए जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण आदि के कारण तुलना की जाती है वहां उपलंकार होता है। वही बात हुई।
तो अब देखिए इसका सिंपल सा उदाहरण होता है पीपर, पात, सरिस, मंडोला। एक ही लाइन का आप उदाहरण याद कर लेंगे, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, अब देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, तो देखिए इसमें दिए गए हैं जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जिसमें भेद किया जाता है उसमें वहां रूपक अलंकार होता है। जहां देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, एक पद नामक पाठ से आपसे लिए सूरदास का जो पद है उससे लिए गए हैं। देखिए ये भी बहुत सरल है, आप याद कर लें, चाहे उपमा याद कर लें चाहे रूपक याद कर लें, लेकिन तीनों याद कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, इसलिए मैं तीनों बताता हूँ। अब आगे देखिए है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे देखो जानू, जानो, मानो आदि इसके वाचक शब्द हैं। अब किसी भी पद्य में आप बात समझिए, किसी भी पद्य या काव्य में जन, जानो, मानो आदि शब्द आ जाते हैं, वहां आप समझ जाइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। देखिए इसमें आया है ना, उसका उदाहरण देखिए बहुत सिंपल सा है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि, देखो मनो शब्द आया ना, मान लिए गए हैं, मनो नील मणि शैल पर आतप उपरयो प्रभात। समझ में आए दोस्तों? तो ये देखिए आपका था अलंकार, ये आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम अगले अपने छंद पर बढ़ते हैं, छंद भी पूछता है। तो देखिए दोस्तों अपने मतलब छंद बताने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। देखिए छंद, छंद पहले ध्यान दीजिए, छंद होता क्या है इसको समझ लेते हैं हम। जो छंद होता है ना, वो काव्य में जो संज्ञात्मक हो चाहे व्यवस्थित नियोजित करता है, संगीत को क्या करता है, व्यवस्थित और नियोजित करता है, जो काव्य को प्रभावशाली बनाता है, काव्य को प्रभावशाली बनाता है, वही छंद कहलाता है। जब काव्य में प्रभावशाली संगीतात्मक हो, मतलब उसमें संगीत हो, संगीत के भाव व्यक्त हो, उसमें प्रभावशाली होता है, वो प्रभावशाली भाव व्यक्त करे, वही छंद कहलाता है। तो देखिए छंद हमें इसमें, तो छंद कई होते हैं लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है सोठा और रोला पढ़ना है, सोठा और रोला। तो सबसे पहले हम सोठा की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए या देखिए इसमें परिभाषा हम ली है सिंपल सा इसका, कि यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है, उसमें 13 मात्राएं होती हैं, इसमें 11 मात्राएं होती पहले और तीसरे चरण में। तो ध्यान दीजिए यह दोहे का उल्टा होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में आप लिख सकते हैं, इसके प्रथम और दूसरे चरण में, चाहे पहले और दूसरे चरण में आप इसको देखिए, दोहे का उल्टा होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में देखिए, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण भी बहुत सरल है, इसकी मात्रा मैं गिन के बताऊंगा आप लोगों को। देखिए मात्रा कैसे इसमें होता है, एक दीर्घ होता है, एक लघु होता है। लघु मतलब छोटा, छोटी मात्रा जो छोटी होती है, लघु मतलब दीर्घ वाली जो बड़ी लगती है। तो इसमें देखिए जहां ओ की मात्रा रहे वहां हमें 2 ही लगाना होता है, जहां ओ की मात्रा हो किसी व्यंजन वर्ण पर तो वहां हम 2 ही लगाते हैं। देखिए इसमें 2 हो जाएगा, सॉरी पेन थोड़ा दिक्कत कर रही है। देखिए इसमें 2 मात्राएं होंगी, ये 2 हुआ, ये दीर्घ का चिन्ह है 2। देखिए इसमें 1 होगा क्योंकि छोटा ऊ है। अब देखिए इसमें भी छोटी एक मात्रा है, इसमें भी लघु होगा, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, इसमें देखिए इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, लेकिन इसमें देखिए ओ की मात्रा इसमें दीर्घ रहेगा। और देखिए ई छोटी है तो इसमें लघु। देखिए गिनते हैं, 11 मात्रा होनी चाहिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 मात्राएं पूर्ण हुई पहले चरण में। 11 मात्राएं दूसरे चरण में देख लेते हैं, 13 मात्राएं होनी चाहिए, 1, 2, देखिए इसमें आ की मात्रा आया है, इसमें 2 लगा देंगे। अब इसमें देखिए 1, इसमें 1, देखिए अब इसमें देखिए 1, इसमें भी 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 1, गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 3, 13। देखो 13 मात्रा पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई हैं। अब आगे देखिए इसमें देखते हैं, इसमें 11 होनी चाहिए, 1, 2, सॉरी इसमें देखिए इसमें भी 1 होगी, इसमें देखिए 1, इसमें भी 1, देखिए इसमें देखिए आधा रा आया है, नीचे देखिए
आधा रा आया है, इसके लिए हम 2 मात्रा लगाएंगे, 2। और देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखिए हुआ 3, 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 3 11, 11 मात्रा देखिए पूर्ण हुई। अब देखिए इसमें देखिए 1 होगा और इसमें देखिए दा के साथ में धा भी आया है, ये देखिए धा भी आया है। बुद्धि रास शुभ गुण सदन, जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। देखिए इसमें 2 मात्रा, देखिए 2 व्यंजन वर्ण, एक आधा आया है और एक पूर्ण आया है, तो इसको हम देखिए इसमें 2 लगा देंगे। इसमें देखिए आक मात्रा है 2 लगा देंगे, इसमें छोटी मात्रा है 1 लगा देंगे, इसमें भी छोटा ऊ है 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। देखो हो गया। अब गिन लेते हैं, 3 3 3 6 2 8, 8 2 10 3 13। देखो 13 मात्राएं पूर्ण हुई सोठा छंद में। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में सॉरी इसमें देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हुई। तो यहाँ देखिए यहाँ 11 मात्रा हुई, यहाँ 13 मात्राएं हुई, यहाँ 11 मात्राएं हुई और यहाँ 13 मात्राएं हुई। देखिए पहले और तीसरे चरण में ये देखिए प्रथम चरण है, आप जानते हैं ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चतुर्थ चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ये आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखिए मेरा है रोला छंद। रोला छंद क्या करेंगे, इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो फिर देखिए दोस्तों, अब रोला छंद आ गया है, तो यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पे जाती होती है, 11 और 13 पे कामा लगता है, तो ध्यान दीजिए इसमें टोटल 24 मात्राएं होंगी। यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण, उदाहरण इसका लिखे, सिंपल से उदाहरण है, तो उदाहरण बहुत सरल है, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे, मेरी मानो ये आएंगे। तो इसको अब देखिए मात्रा हम गिन के देख लेते हैं। इसमें देखिए 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। इसमें देखिए इसमें 2 एक ही मात्रा इसमें 2 लगेगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें 1 होगा और इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें देख लेते हैं 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1, इसमें देखो रा आया है, इसके लिए 2 और आप मात्रा भी, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2। गिन लेते हैं 1 1 2 3 हो गए, 3 3 6 2 8 3 11 और 3 14 14 2 16 16 3 19 4 23। तो इसमें देखिए 23 मात्रा भी कंप्लीट हो रहा है। अभी 23 में हमें 24 मात्रा इसमें करना है पूरा। तो देखिए इसमें जो इसमें ता है, इसको 2 मात्रा होगी इसमें। अब देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 3 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14 14 3 17 17 3 20 4 24। देखिए 24 मात्रा हुई इसमें टोटल 24 मात्रा हुई। पहले चरण में इसके 24 मात्रा कंप्लीट हुई। अब देखिए इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1 1 2, इसमें 2 1 1 2 2 और 2। देखते हैं, गिन लेते हैं। 3 3 6 6 4 10 10 1 11 11 3 14 14 और 4
18, 18 2 20, 4 24। देखिए इसमें भी 24 कंप्लीट हुई, इसमें भी 24 कंप्लीट हुई। तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, इसको देख लेते हैं। इसमें होगी मान लीजिए 1 2 1 2 2 1 1 1 1, इसमें 2, देखो एक मात्रा है, इसमें 1 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और यहाँ इसमें देखिए 2 हो जाएगा, इसमें भी 2। गिन लेते हैं। 3 3 3 6 2 8, 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 4 20, 4 24। देखिए इसमें 24 मात्राएं हुई, इसमें भी 24 हुई। अब देखिए इसमें भी, अब 2 1 1, इसमें 2 होंगी, इसमें 1 होगा। अब इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, यहाँ देखिए यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, एक मात्रा इस पे, इसमें 2 होगा, इसमें 1 नहीं 2 सॉरी, इसमें 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। गिन लेते हैं। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18, 2 20, 4 24। देखिए इसमें भी 24 मात्राएं हैं। ये था रोला छंद। प्रत्येक चरण में इसमें 16 16 24 24 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिए आप इसमें इसको याद कर सकते हैं, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। आप गिनेंगे यहाँ से इधर 11 होगा, इधर 13 होगा। तो ये था मेरा रोला छंद। आज मैं रस, अलंकार और छंद बताया आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी ही अपलोड होगा ग्रामर के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए। और